नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज़ 24/7 पर। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। सुबह सवेरे की हम शुरुआत करेंगे, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ रहने वाला है खास, सब कुछ आपको बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 19 जनवरी को शुरू हो जाएगी। जी हाँ, अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा 20 जनवरी को और कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के ही पूर्णकालिक अध्यक्ष बनने की संभावनाएं बेहद प्रबल है। इस बार नए अध्यक्ष के चुनाव में छत्तीसगढ़ की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। कैसे महत्वपूर्ण होगी? क्योंकि चुनाव में प्रदेश को भागीदारी करने का पूरा मौका मिलेगा। प्रदेश में इस बार बीजेपी प्रदेश संगठन के चुनाव पूरे हो चुके हैं। राष्ट्रीय परिषद के 17 सदस्य बन चुके हैं। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव यानी कि और विजय शर्मा दोनों हैं। प्रदेश के मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद और बीजेपी के नेता इसमें शामिल हैं। तो प्रदेश के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य ही चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, नामांकन में प्रस्तावक बनते हैं, समर्थक भी बनते हैं, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के नेताओं की भूमिका इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब बात करते हैं कि हुआ क्या था बीते साल। दरअसल देखिए, 2025 में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन ने बीते साल के अंतिम महीने में सबको चौंका दिया। बिहार के मंत्री और छत्तीसगढ़ के बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन बनते हैं कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। और अब नया साल आ चुका है, तो नए साल में पूर्णकालिक अध्यक्ष का चुनाव किया जा रहा है। 19 जनवरी को इसका फैसला होगा और 2020 में आपको याद होगा कि जब 20 तारीख को जेपी नड्डा पूर्णकालिक अध्यक्ष बने थे, उनको लेकर भी ये खबरें थी कि उस समय कार्यकारी वो अध्यक्ष थे तो पूर्णकालिक अध्यक्ष बनेंगे और कुछ ऐसा ही हुआ था और ऐसा ही दोबारा नितिन नबीन के साथ होने जा रहा है। अब ठीक 5 साल के बाद पहले जैसे पूर्णकालिक अध्यक्ष का चुनाव कराया जा रहा है। तो पहले कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में नितिन नबीन रहे और अब पूर्णकालिक अध्यक्ष की भूमिका में नजर आएंगे। संभावनाएं बिल्कुल प्रबल है। 19 तारीख को नामांकन होगा, नॉमिनेशन होगा, शक्ति प्रदर्शन होगा बीजेपी का और प्रस्तावक बनेंगे मोदी और शाह और तमाम जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के वो भी प्रस्तावक समर्थक बनने वाले हैं। और आपको बता दें हम कि 20 तारीख को नाम की घोषणा होगी और लगभग कहा जा रहा है कि नितिन नबीन के सामने कोई भी भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नेता नहीं होगा। तो अध्यक्ष के नाम का ऐलान 20 जनवरी को हो जाएगा और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में है नितिन नबीन। बिहार से आते हैं, महत्वपूर्ण महती भूमिका उनकी छत्तीसगढ़ में भी रही। छत्तीसगढ़ के अगर परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो छत्तीसगढ़ को समेटने का काम उन्होंने किया है। बीते साल जो चुनाव हुए थे 2023 में, उस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका भी रही और अब फाइनली अगर उनको देखा जाए तो एक युवा नेता के तौर पर भी उनकी भूमिका महती मानी जा रही है, क्योंकि नए संगठन में नए तरीके से वो काम करने वाले, एक नई भूमिका में वो होंगे। और पहली बार देखिए, बीजेपी हर बार चौंकाती है फैसलों को लेकर। नितिन नबीन युवा चेहरा है और पार्टी के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। जिस तरीके से उनके सामने लक्ष्य होंगे 2029 का चुनाव चाहे क्यों ना हो, और अगर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें 2028 के चुनाव हैं, महत्वपूर्ण आगे जो परिस्थितियां हैं वो देखने को मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले नितिन नबीन को चुना जाना भी काफी अहम माना जा रहा है। नामांकन फॉर्म में प्रस्तावक और समर्थक के तौर पर राष्ट्रीय परिषद के जो सदस्य हैं वो काम करते हैं। तो यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के जो 17 सदस्य हैं वो भी दिल्ली जाएंगे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी दिल्ली जाएंगे और प्रदेश संगठन के चुनाव को पूरा होने के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को संपन्न करवाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस बार गणतंत्र दिवस पर बिलासपुर में ध्वजारोहण करेंगे। खास बात यह रहेगी कि मुख्यमंत्री पहली बार यहां पर तिरंगा फहराएंगे। इसके पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री बस्तर जाया करते थे, बस्तर में ध्वजारोहण करते रहे हैं। राजधानी रायपुर में राज्यपाल ध्वजारोहण करेंगे इस बार और आखिर अलग अलग स्थानों पर मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करके संदेश क्या देना चाहते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? रिपोर्ट के मुताबिक वर्षों से ये परंपरा रही कि स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री राजधानी रायपुर में और गणतंत्र दिवस पर बस्तर में ध्वजारोहण करते रहे। ये परंपरा है, लेकिन ये परंपरा इस बार बदलेगी। साय ने 15 अगस्त 2024 को और 2025 को राजधानी के पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया था। 26 जनवरी 2024 को उन्होंने जगदलपुर में और 26 जनवरी 2025 को अंबिकापुर पहुंचे और राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। लेकिन इस बार परंपरा फिर बदलेगी, वो बिलासपुर में ध्वजारोहण करेंगे। जिला मुख्यालय में शासन की तरफ से तय मंत्री ध्वजारोहण करेंगे, परेड की सलामी लेंगे और सीएम को लेकर कैबिनेट के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री की बहुत अच्छी पहल है, ये सभी संभागों के विकास के लिए पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं।
तो सीएम साहब पहली बार न्यायधानी यानी कि बिलासपुर में पहुंचेंगे और तिरंगा फहराने वाले हैं। गणतंत्र दिवस पर सीएम विष्णुदेव साय परेड की सलामी भी लेंगे। रायपुर में राज्यपाल ये कार्यक्रम करने वाले हैं। और चूंकि बस्तर में देखिए पिछली बार उन्होंने तिरंगा फहराया था, उसके बाद अंबिकापुर भी गए थे, लेकिन इस बार बिलासपुर को चुना गया है। न्यायधानी में पहली बार इस तरह से विशेष आयोजन किया जा रहा है और इसे मुख्यमंत्री की सराहनीय पहल के तौर पर भी देखा जा रहा है। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सराहनीय पहल है कि सभी संभागों को एक दृष्टि से देखकर हर संभाग में जाकर अपने ध्वजारोहण जो कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इससे एक जो क्षेत्रीय रूप से जो मांग रहता है, मन में रहता है कि मुख्यमंत्री जी हमारे भी क्षेत्र में आए, तो बस्तर के बाद सरगुजा, सरगुजा के बाद बिलासपुर, तो ये कहीं न कहीं संभागों को महत्व दे रहे हैं। तो जब सीएम न्यायधानी में होंगे तब प्रदेश की निगाहें सब पर टिकी होंगी। सीएम साहब पहली बार न्यायधानी पहुंचेंगे, तिरंगा फहराएंगे। एक बार फिर से आपको हम कुछ ग्राफिक्स भी दिखाते हैं कि कौन कहां पर तिरंगा फहराने वाला है। जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक जो कार्यक्रम है उसके लिए सभी जो मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनको जगह बता दी गई है कि उनको कहां जाना है, किस कार्यक्रम में शामिल होना है। और सबसे पहले शुरुआत मुख्यमंत्री के ही कार्यक्रम से, जहां पे बिलासपुर में महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। प्रदेश में न्यायधानी में इस बार ध्वजारोहण वो करेंगे और परंपरा को साय बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो सभी संभागों के विकास पर समान तौर पर ध्यान देने और जोर देने के लिए ये पहल की जा रही है। बढ़ेंगे आगे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की तरफ, जहां से आ रही है बड़ी खबर। इंदौर से बड़ी खबर, आज कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का इंदौर का दौरा होगा। आज वो इंदौर आएंगे तो सुबह 11 बजे इंदौर पहुंचेंगे राहुल गांधी। भागीरथपुरा में पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे, अस्पताल भी जाएंगे, हॉस्पिटल में प्रभावित लोगों से मुलाकात भी राहुल गांधी करने वाले हैं। तो आज राहुल गांधी आ रहे हैं। इसके पहले देखिए सियासत इस पर काफी हो चुकी है। कल सुमित्रा महाजन से जीतू पटवारी ने मुलाकात भी की थी और मुलाकात करके इस बात की जानकारी दी थी कि कल राहुल गांधी आने वाले हैं, उनको मुलाकात के लिए समय दिया जाए। कई जगहों पर देखिए राहुल गांधी को लेकर अभी प्रदर्शन भी देखने को मिला है और राहुल गांधी के दौरे से नाराजगी भी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद कह चुके हैं कि लाशों पर राजनीति ना करें। भागीरथपुरा वो इलाका है जहां पे दूषित पानी पीने से 23 लोगों ने जान गंवा दी और 23 मौतों के बाद अब इस पर पहले प्रतिक्रियाएं जो हैं आ चुकी है राहुल गांधी की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से भी। लेकिन पहली बार इस पूरे घटनाक्रम के बाद राहुल गांधी का इंदौर आगमन हो रहा है। तो आज पीड़ित परिवार से न सिर्फ राहुल गांधी मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे, बल्कि हॉस्पिटल भी पहुंचेंगे जहां पे इस वक्त बीमारों को भर्ती करवाया गया है, जिनकी हालत थोड़ी सी क्रिटिकल है, उनसे भी मुलाकात करेंगे राहुल गांधी और बातचीत उनके परिजनों से करेंगे। जानेंगे कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे क्या कारण रहे, किस तरह से सीवरेज का पानी नर्मदा के पानी में मिल जाता है और लोगों की जान चली जाती है। तो कांग्रेस के सांसद और जो राहुल गांधी हैं, उनका नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में, उनका आज इंदौर आगमन हो रहा है। सुबह 11 बजे का वक्त होगा जब राहुल गांधी इंदौर पहुंच जाएंगे, हॉस्पिटल पहुंचेंगे और उस इलाके में भी पहुंचेंगे। भागीरथपुरा वो क्षेत्र है जहां पे दूषित पानी के चलते मौतें हुई, जहां पे आज भी लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के और बड़े नेता भी होंगे, हॉस्पिटल भी जाएंगे राहुल गांधी। बता दें आपको कि न सिर्फ उस क्षेत्र का दौरा करेंगे जिस क्षेत्र में पानी की समस्या है, जिस क्षेत्र में गंदा पानी मिल रहा था। स्थितियां अभी तो कंट्रोल में है, स्थितियां अभी फिलहाल एकदम नियंत्रण में आ चुकी हैं। लगातार वहां पे आरओ का पानी जो है लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है, टैंकर के माध्यम से लोगों को पानी की सप्लाई की जा रही है। गंदा पानी वहां पे जो है ना मिले, इसकी लाख कोशिशें हो रही है, मॉनिटरिंग भी हो रही है। इसी बीच राहुल गांधी का ये दौरा महत्वपूर्ण भी, लेकिन सियासत की नजर से अगर आप देखें, सियासी चश्मे से इसको देखें, तो डॉक्टर मोहन यादव कह चुके हैं कि लाशों पर राजनीति ना करें। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैलाश विजयवर्गीय का भी बीते दिनों बयान आया था। वो कह चुके हैं कि अब जानबूझ के कांग्रेस पार्टी इसको खींचने का काम कर रही है, इस तरह से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है। बल्कि यहाँ पे संवेदनाएं होनी चाहिए, उन परिवारों के प्रति संवेदनाएं होनी चाहिए जिन परिवारों ने अपने को खो दिया है। तो फिर से बता दें कि सुबह 11 बजे राहुल गांधी का आगमन होगा। भागीरथपुरा में पीड़ित परिवार से राहुल गांधी की मुलाकात होगी, उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचेंगे। वो हॉस्पिटल में भी पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। तो कुल मिलाकर आज इंदौर में रहेंगे राहुल गांधी और जब वो इंदौर पहुंचेंगे तो भागीरथपुरा सबसे पहले जाएंगे और पीड़ितों से मिलेंगे।
तो इंदौर के दूषित पानी के मामले को लेकर पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए आज राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री और परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इंदौर की घटना दुर्भाग्यजनक है। प्रदेश की सरकार पूरी गंभीरता के साथ हालात को संभाल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वयं नेतृत्व करते हुए समस्या का त्वरित निदान किया और इसके बाद स्थिति काबू में आ चुकी है। सामाजिक सद्भाव भी बहाल हो चुका है। ऐसे में राहुल गांधी का इंदौर आगमन अनुचित है और अनावश्यक है। बड़ी समस्या राहुल जी के साथ, हालांकि मैं कोई वक्तव्य देने से परहेज करता हूं, उनके साथ समस्या यही है, जब चुनाव चलता है तब बाहर रहते हैं, जब कोई समस्या है तब समस्या के निराकरण के बाद आते हैं। वही स्थिति लगभग इंदौर में दुर्भाग्यजनक घटना थी। हमारी सरकार ने बहुत संजीदगी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं नेतृत्व करके उस समस्या का निदान कराया, निराकरण किया। समस्या निराकरण होने के बाद में, सामाजिक सद्भाव बहाल होने के बाद में अनावश्यक सामाजिक विकृति पैदा करने के लिए इस तरह से आना, मुझे लगता है ये अच्छी परंपरा नहीं। एमपी एमएलए कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और विधायक अजय सिंह राहुल, जबलपुर के विधायक लखन घनघोरिया के खिलाफ मानहानि प्रकरण पर बहस के लिए 26 फरवरी की तिथि नियत कर दी है। विगत सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी को नोटिस जारी किया था। दरअसल विजय पांडे की तरफ से दायर हुए परिवाद में कहा गया है कि वो नेशनल हेल्थ मिशन के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पद पर जबलपुर में पदस्थ थे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, अजय सिंह राहुल और कांग्रेसी विधायकों ने उनकी अंक सूची को फर्जी और रिश्वत देकर नियुक्ति पाने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस के विधायक लखन घनघोरिया ने विधानसभा में उनकी अंक सूची फर्जी होने का मामला उठाया। कांग्रेस के विधायकों ने 5 अगस्त को विधानसभा का वॉकआउट भी कर दिया था। इधर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक सलोनी सिडाना ने उनको पद से हटा दिया और जांच के आदेश दिए। जांच में उनकी मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड की जो अंक सूची है गलत नहीं बल्कि सही मिली है और कांग्रेस विधायक दल के आरोप ही गलत मिले हैं। ऐसे में मामला मानहानि तक जा पहुंचा है। ग्वालियर चंबल अंचल के नर्सिंग कॉलेजों की संबद्धता शुल्क को लेकर जीवाजी यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों में आ चुकी है। सत्र 2025-26 के लिए नर्सिंग कॉलेजों को संबद्धता देने के लिए जेयू ने मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर का फीस स्ट्रक्चर जो है अपनाने का फैसला किया। इसके तहत नर्सिंग कॉलेज से लगभग 17,000 रुपए प्रति सीट के हिसाब से बीएससी नर्सिंग कोर्स का शुल्क वसूल किया जाएगा, जबकि पीजी कोर्स का शुल्क होगा 30,000 रुपए प्रति सीट। इतना ही नहीं, अगर कॉलेज में एडमिशन कम भी रहते हैं तो न्यूनतम 1 लाख रुपए की राशि देना अनिवार्य होगा और इस फैसले को कार्य परिषद की मंजूरी मिल चुकी है। इधर इस निर्णय के विरोध में निजी जो नर्सिंग कॉलेज है उनके संचालक खुलकर सामने आ गए। उनका आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने परिनियम में बदलाव किए बिना ही संबद्धता के शुल्क तय कर दिए हैं। संचालक कह रहे हैं कि अगर मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर के मुताबिक शुल्क लेता है तो कोर्ट जाने को मजबूर होंगे। ऐसे में अब ये मामला फिर से एक कानूनी लड़ाई की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर विश्वविद्यालय अपने फैसले पर अड़ा रहता है तो नर्सिंग कॉलेज के संचालकों ने कोर्ट जाने की संभावना लगभग तय कर दी है और ये सत्र यानी कि 2025-26 की संबद्धता प्रक्रिया पर इसका असर छात्रों पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। क्या है, 10 से 15 साल पहले ये जो नर्सिंग की परीक्षाएं जीवाजी विश्वविद्यालय सभी जो शासकीय विश्वविद्यालय कराते थे, लेकिन जब मेडिकल यूनिवर्सिटी खुल गई तो मेडिकल विश्वविद्यालय जबलपुर के अधीन ये सभी मेडिकल की परीक्षाएं, इसमें नर्सिंग भी शामिल हो गई थी। अब चूंकि मध्य प्रदेश शासन ने एक अच्छा निर्णय लेते हुए ये सभी नर्सिंग की परीक्षाएं सभी विश्वविद्यालयों को सौंप दी हैं। तो ये जो आप फीस का मामला बता रहे हैं, फीस का मामला दरअसल ये है कि जो हमने जल्दबाजी में इन्होंने सौंपी गई तो हमको परीक्षाएं भी कराना है, इनको एफिलिएशन भी देना है। तो जो मेडिकल विश्वविद्यालय में फीस लगती थी उसी का पूरा हमने नियम और उसका वो हमने अडॉप्ट किया है। उसी अनुसार हम मेडिकल की संबद्धता शुल्क छात्रों महाविद्यालयों से लेंगे। बदनावर कानवन थाना क्षेत्र के कानवन पेट्रोल पंप से 6 महीने पहले जेसीबी मशीन की चोरी हुई थी, जो कि अब जाकर बरामद हो गई है। मामले में आधा दर्जन से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 7 अगस्त 2025 को फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए धार जिला पुलिस ने टीम का गठन किया। जानकारी मिलने पर फरियादी गांव वालों ने पुलिस की मदद से कंटेनर में भरे हुए जेसीबी को पकड़ा। कंटेनर के साथ चल रही कार में बदमाश सवार थे। 4 आरोपियों को ग्रामीण और पुलिस ने पकड़ा, उनसे पूछताछ की, तब चोरी का मुख्य सूत्र मिला है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। चोरी की मशीन का मुख्य खरीदार राजगढ़ जिले का पंचौर थाना क्षेत्र का बिलापुर से आरोपी बाबू उर्फ महेंद्र गुर्जर गिरफ्तार हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के पास से खरीदार बाबू गुर्जर का सौदा बिगड़ा
खरीदार ने चोरी वाली मशीन चोरों को वापस सौंप दी थी। आरोपी बाबू गुर्जर से पुलिस को जेसीबी के सूत्र मिले हैं। इसी आधार पर पिनगावा पुलिस की मदद से कानवन पुलिस ने जेसीबी को बरामद किया। 4 आरोपी इसमें शामिल थे। फरियादी अनिकेत राठौर ने एसडीओपी अरविंद तोमर, थाना प्रभारी डीएसपी गगन हनवत और पुलिस की टीम का पुष्पमाला के साथ स्वागत किया और धन्यवाद ज्ञापित किया। समय ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया था, जिसका नाम मौसम था, मौसम पिता शेरा खान निम्बावती, और उसी के साथ जो रेकी कर रहे थे 3 व्यक्ति, अमानत खान, अख्तर खान और आलम खान, इन तीनों को भी गिरफ्तार किया गया था। ये सभी आरोपी आज दिनांक तक जेल में हैं। इसी के साथ हम लगातार प्रयास करते रहे कि बचौर इसके आसपास गाड़ी हमारी कहाँ गई है। पूर्व में भी हम बचौर थाने पर कई बार दबिश दी हमने, सफलता हमें नहीं मिली थी। अंततः हमने महेंद्र बाबू गुर्जर निवासी बचौर को पकड़ा और जब उससे पूछताछ करी तो उसने बताया कि नूह मेवात का अयाज खान है जिसने उससे गाड़ी को बेचा था, और उसके बाद में जब उसे पता चला कि कुछ गाड़ी में गड़बड़ है तो उसको गाड़ी को वापस कर दिया था। उसने बताया कि अगर नूह चलेंगे तो हमें यहीं पर सफलता मिल सकती है। अगली खबर नेपानगर से, जहां के धूलकोट क्षेत्र में गंभीरपुरा में 23 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक 13 दिवसीय मेला लगेगा। शिवा बाबा बिजासन देवी मेले में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मेले की तैयारी को लेकर शुक्रवार को धूलकोट में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समिति के सदस्यों और ग्रामीणों की बैठक हुई। इस बैठक में सुक्ता, धौड़, झीर पांजरिया, अंबा, धूलकोट, हरदा, इटारिया और दूसरे गांव के जो गणमान्य नागरिक हैं उन्होंने शामिल होकर अपने विचार रखे हैं। एसडीएम ने मेले में बेहतर व्यवस्था का निर्देश भी दिया और इस दौरान समिति पर लगाए गए आरोपों पर मेला समिति के अध्यक्ष ने कहा कि कुछ लोग अतिक्रमण करना चाहते हैं, पक्का मकान बना रहे हैं। रुकवाने पर मामले को मंदिर से जोड़ा गया है। शिकायतों को लेकर एसडीएम ने कहा है कि सभी पक्षों को सुनकर परेशानियों का निराकरण किया जाएगा। सर, ये शिकायतें तो इन्होंने अतिक्रमण करना चालू कर दिया था और वहाँ पे पक्का मकान बनाने चालू कर रहे थे, इसलिए हम समिति ट्रस्ट उसको रुकवाए तो ये मंदिर में लेके आ गए उस चीज को। बाकी हमारा तो कोई ऐसा कहीं नहीं है, बाकी यही लोग वाद विवाद कर रहे हैं मंदिर में। समिति के संबंध में भी अभी विधायक मैडम पहुँच रहे हैं, उनके संबंध में विषय रखेंगे और सभी पक्षों को सुन के उनका युक्त निराकरण करके मेले को आगे हम बढ़ाएंगे। इस बार जो मेला हो रहा है उसमें अध्यक्ष रुक्ति पवार ही रहेंगे। अध्यक्ष और मेला समिति अलग अलग होती है। ट्रस्ट के अध्यक्ष जो है वो हैं रुक्ति पवार, और मेला समिति अभी बनी नहीं उनकी। मेला समिति बन जाएगी और उसके बाद मेला का संचालन किया जाएगा। इधर धमतरी जिले में अवैध धान कारोबार पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला प्रशासन के संयुक्त दस्ते ने नगरीय क्षेत्र में 2 राइस मिलों को सील किया। बुराई में 3 कोचों पर ठिकानों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है। मगर रोड में और भखारा रोड में अवैध तौर पर धान की खरीद और फरोख्त करने पर भी कार्रवाई हुई है। जिले भर में चल रही छापेमारी के खिलाफ अवैध धान कारोबारी लगातार सख्ते में है। प्रशासन ने आगे भी कार्रवाई को जारी रखने की चेतावनी भी दी है। वापस आने के दौरान अपना इधर से मतलब ओवरब्रिज जो पड़ता है सारा गांव, उससे अंदर घुसे हैं कोसमंदा रोड में। कोसमंदा रोड के आगे तालाब के पास पीछे से काले रंग की कार आई, मिर्ची पाउडर उड़ाए, चश्मा लगाया, तो उसके चक्कर में चश्मा की इसमें मेरे आंख में ज़्यादा मिर्ची पड़ा नहीं, हल्का फुल्का पड़ा, तो उस पर मलने के लिए गाड़ी खड़ा किया। वैसे 3 लड़के वहाँ से आए और मेरे बैग के छीनने की कोशिश किए। बैग को छीन नहीं पाए उन लोग, और तीनों ज़बरदस्ती उठा के मेरे को गाड़ी में डाल दिए। गाड़ी में डाल के घुमाते घुमाते मेरे को रात को ले गया इधर मैन पार्ट। को एक बहुत गंभीर घटना घटी थी जांजगीर चांपा जिले में, जिसमें 9 तारीख को शाम को अरविंद इंडस्ट्रीज चांपा के राजेंद्र अग्रवाल जी ने रिपोर्ट की कि उनका जो कलेक्शन एजेंट है हरीश देवांगन, वो शाम तक घर नहीं आया और 20 लाख रुपए रखा हुआ है। और अब पूरा मैन पार्ट ले गए और मैन पार्ट में रात को उसको खाई में फेंका, लेकिन किसी तरह पेड़ से लटक के। भाटापारा में छत्तीसगढ़ बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवरतन शर्मा ने अपना बर्थडे धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम के साथ मनाया। उन्होंने सुबह बाबा महाकाल के दर्शन, हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। उसके बाद अपने दिन की शुरुआत की। बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थकों ने विभिन्न स्थानों पर केक काटा, उनको शुभकामनाएं दी।
नगर पालिका, जनपद के कार्यालय, बीजेपी के दफ्तर के साथ ही कई जगहों पर, कई संस्थानों में उनके बर्थडे पर आयोजन हुए। प्रदेश भर से हजारों कार्यकर्ता और आम नागरिक उनको बधाई देने के लिए पहुंचे। 4 दशक से ज्यादा की राजनीतिक यात्रा के चलते उनकी व्यापक लोकप्रियता देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया और राष्ट्रीय नेताओं से भी शुभकामनाएं प्राप्त हुई। अब बात इंदौर की होगी, जहां के होलकर स्टेडियम में हल्ला बोल होने जा रहा है। 18 तारीख को यानी कि कल भारत न्यूजीलैंड के बीच 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला होगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। शुक्रवार को न्यूजीलैंड की टीम ने ग्राउंड पर प्रैक्टिस भी की है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखा। स्टेडियम के अंदर किसी को प्रवेश के लिए अनुमति नहीं दी जा रही और नो एंट्री के बोर्ड तक लग गए। अधिकारियों की तैनाती हो चुकी है, जो कि सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। वो अब हमारी तरफ से जो कार्यक्रम स्थल है जहाँ पर मैच है उसका परीक्षण कर लिया गया है। क्या इंतजाम रहेंगे उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। बस पर मीटिंग ली जा रही है और पूर्वानुसार जो व्यवस्थाएं थी और क्या उन व्यवस्थाएं लगाई जाएंगी। टीम में चूंकि अभी टीमों का शेड्यूल आ गया है, कल शायद टीम में यहाँ पर लैंड करेंगी और उसके बाद प्रैक्टिस भी होगी, उसकी बात का भी इंतजाम लगाया जाएगा। सारे जो 9 गेट हैं और जो आंतरिक गेट हैं उनमें पृथक अधिकारियों की मॉनिटरिंग व्यवस्था लगाई जाएगी। इसके साथ ही सुबह सवेरे में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे देखिए अंचल। नमस्कार।